हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफ हैंड। तो अब हम लोग आ गए हैं प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के आखिरी पार्ट पे, जहाँ पे हमें मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ना है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है हम लोग पता करते हैं किससे के द्वारा, पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा हमें पता करते हैं कि ये जो डिसऑर्डर है वो कैसा डिसऑर्डर है। मतलब कि वाई लिंक डिसऑर्डर है या फिर एक्स लिंक डिसऑर्डर है या फिर ऑटोजोमल रेसेसिव है या फिर ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज है। किस तरह का डिजीज है हमें पेडिग्री एनालिसिस से पता करते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि ये जो डिसऑर्डर है ना वो क्या है, ऑटोजोमल डोमिनेंट है, रेसेसिव है ना, इसके बारे में देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास है कलर ब्लाइंडनेस का। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल किसका है, कलर ब्लाइंडनेस का। और कलर ब्लाइंडनेस जो है वो क्या है, सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है। मतलब कि ये एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड डिजीज है और रेसेसिव है। मतलब कि जब दोनों जो है वो क्या होंगे, रेसेसिव में होंगे तब ये डिजीज शो होगा, अदरवाइज शो नहीं होगा। ठीक है, एक डोमिनेंट जीन होगा, एक रेसेसिव होगा, तो ये उसे कैरियर बोलते हैं हम लोग, उसे डिजीज नहीं बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इट इज सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, है ना, ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ द आई रिजल्टिंग इन फेल्योर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। कहने का ये मतलब है कि हमारे आई में है ना कोन सेल्स होते हैं। ठीक है, कोन सेल्स जो कलर को डिसाइड करते हैं, कलर को मतलब कलर का स्टिमुलस उनके पास जाता है। ठीक है, उनसे कलर का सेंसेशन समय होते हैं। तो अगर वो कोन सेल्स में, ठीक है, या तो रेड के लिए, है ना, या फिर ग्रीन के लिए, या तो रेड का कौन सेल डैमेज हो जाए या ग्रीन का कौन सेल डैमेज हो जाए, तो हम क्या कर पाएंगे या पेशेंट क्या कर पाएगा कि रेड और ग्रीन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी का बहुत ही प्यारा लाइन है ये, है ना, जहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पे है कि रेड और ग्रीन, एंड इधर है रेड एंड ग्रीन। तो रेड या ग्रीन इन दोनों में से किसी एक कोन का खराब हो जाना, जिससे रेड और ग्रीन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाना मुश्किल है। तो इससे क्या ये इसमें क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वो दो कलर के बीच में ना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू म्यूटेशंस इन सर्टेन जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। और ये इसलिए होता है कि जिसमें क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है एक जीन में, है ना, जो कि एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। इट अकर इन अबाउट 8% ऑफ मेल एंड ओनली 0.4% ऑफ फीमेल। और ये कलर ब्लाइंडनेस की जो प्रॉब्लम है वो मेल में 8% के अप्रोक्स होता है और फीमेल में 0.4% के अप्रोक्स हो जाता है। दिस इज बिकॉज दैट this is because that the gene that led to the red green color blindness are on the X chromosome। और ऐसा जो वेरिएशन हमें दिख रहा है कि मेल में 8% और फीमेल में 0.4%, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन है कि ये जो जीन है ना वो एक्स क्रोमोसोम पे अवेलेबल है। ठीक है, और रेसेसिव है। ठीक, तो जब भी है ना प्रोजेनी बॉयज होगा यानी कि मेल होगा, तो उसमें जो एक्स क्रोमोसोम आएगा वो किधर से आएगा, फीमेल के साइड से आएगा, मदर के साइड से आएगा। और मदर अगर कैरियर है, ठीक, तो उसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम आने की पॉसिबिलिटी क्या है, कलर ब्लाइंडनेस वाला 50% चांसेस है। और और यहाँ पर सिंगल जीन भी क्या कर सकता है, कलर ब्लाइंडनेस शो कर सकता है, क्योंकि दूसरा एक्स है नहीं, यहाँ पे मेल के अंदर दूसरा एक्स है नहीं। तो वो इसीलिए, है ना, फीमेल में जब दोनों जो होंगे, दोनों एक्स क्रोमोसोम होंगे, दोनों पे, है ना, डिफेक्टिव जीन्स होंगे, तब जाके कलर ब्लाइंडनेस शो करेंगे। लेकिन मेल के केस में ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम ही डिसाइड कर देगा कि उसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस होगा। मेल हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम एंड फीमेल हैव 2। मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है, फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होता है।
द सन ऑफ द वोमेन हु कैरीज द जीन हैज 50% चांस टू बीइंग कलर ब्लाइंडनेस। मतलब यहाँ पे जो मदर है उसे नॉर्मल बताया गया है कि उसके जो जीन है, जो क्या है, एक में 2x जीन है जिसमें से एक के पास कलर ब्लाइंडनेस का जीन है और एक के पास नहीं है, एक नॉर्मल है, दूसरा कलर ब्लाइंडेड जीन है। तो उसमें से क्या 50% चांसेस है कि उसके सन में ये जीन जाएगा। द मदर इज नॉट हर सेल्फ कलर ब्लाइंडेड। यहाँ पे मदर कलर ब्लाइंडेड नहीं है क्योंकि द जीन आर रिसेसिव। मतलब मदर कलर ब्लाइंडेड नहीं है क्योंकि जीन जो है वो क्या है, रिसेसिव है। जीन रिसेसिव है इन द सेंस, कहने का मतलब हुआ कि जीन रिसेसिव है, कहने का मतलब हुआ कि उसमें अभी क्या है, नॉर्मल है, हेट्रोजाइगस कंडीशंस में अवेलेबल है मदर। ठीक है, दैट मीन्स दैट द इट्स इफेक्ट इज सप्रेस्ड बाय द हर मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन। मतलब ये जो है ना रिसेसिव वाला जो है उसमें कैरियर है अभी मदर, ठीक है, तो उसका जो डोमिनेंट जीन है ना, उसके मैचिंग डोमिनेंट जीन जो है उसके ऊपर क्या कर सकता है, डोमिनेट करके रखता है, जिसके वजह से क्या होता है, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती है। अब बात करते हैं, ए डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंडेड। एक फीमेल जो है ना, वो नॉर्मली कलर ब्लाइंडेड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अनलेस हर मदर इज ए कैरियर, मतलब उसके माँ को, फीमेल के माँ को जो है वो कलर ब्लाइंड होना पड़ेगा। ठीक है, कलर ब्लाइंड होना नहीं पड़ेगा, एटलीस्ट कैरियर तो होना पड़ेगा। ठीक है, और उसके फादर को कलर ब्लाइंड होना पड़ेगा। इन दो दो का जब कॉम्बिनेशंस होंगे, ठीक है, इनसे जो ऑफस्प्रिंग जन्म लेंगे, है ना, उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि वो उसके चाइल्ड जो है, उसकी डॉटर जो है, वो कलर ब्लाइंड हो सके। ठीक है, इसीलिए फीमेल में क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस कम होता है। ठीक है, उसके उनका जो है कलर परसेप्शन जो होते हैं ना, अच्छे होते हैं। अब बात करते हैं हीमोफीलिया का। तो अभी हमने देखा एक सेक्स लिंक डिसऑर्डर जो क्या था, अ, जो क्या था, कलर ब्लाइंडनेस। अब दूसरा हम लोग देखते हैं सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज, ये भी है ना, हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया है। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है ना हमारे पास, 12 ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स, उस कैस्केड मैकेनिज्म्स में किसी एक प्रोटीन जो है वो बनना बंद हो जाता है ना, उसमें डिफेक्ट हो जाता है उस प्रोटीन बनने के प्रोसेस में, जिस वजह से क्या होता है ना, क्लोटिंग का मैकेनिज्म्स होते ही नहीं है कंप्लीट, और सिंगल कट भी उसके लिए क्या हो सकता है, फेटल हो सकता है उस बेबी के लिए, उस बच्चे के लिए। सेक्स लिंक रिसेसिव डिसीज है विच शो इट्स ट्रांसमिशंस फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल। अनअफेक्टेड फेरियर फीमेल, फिर से यहाँ पे बात किया किसका, हेट्रोजाइगस कंडीशंस में। ठीक है, एक्स लिंक डिजीज है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में। टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी, है ना, सम ऑफ द मेल प्रोजेनी, यहाँ पे याद रखिए कि कुछ ही बच्चों में, है ना, 100% बच्चे में नहीं, क्योंकि अगर अगर फीमेल जो है ना वो अगर रिसेसिव है और उसमें ये कैरेक्टर शो हो रहा है, तो आप सोच के देखो कि उस फीमेल को जन्म से लेके उतने बड़े होना है कि उसका प्रोजेनी हो सके, उसके बच्चे हो सके, है ना, तब तक उसे किसी भी तरह का कोई ब्लीडिंग या कट नहीं लगा उसके बॉडी में, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक, तो इसीलिए बोला गया है कि अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल, अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल के पास जीन है, बस वो अनअफेक्टेड है। अनअफेक्टेड कहने का इन द मतलब से कि वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में उसके पास एक डोमिनेंट जीन है जो कि वो प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है। सम ऑफ द मेल प्रोजेनीज हैज बीन वाइडली स्टडी, इसमें से कुछ जो मेल प्रोजेनी है उसमें ये चीज देखा गया। In this disease, a single protein that is a part of cascade of proteins involved in clotting of blood is affected। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उसमें से जो क्लोटिंग फैक्टर है उसमें से किसी एक प्रोटीन का, है ना, ये सिंगल प्रोटीन, एक प्रोटीन जो है वो क्या होता है, बनना बंद हो जाता है, उसके लिए जो जीन है वो अफेक्टेड हो जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है यहाँ पे, जिस वजह से वो प्रोटीन बन नहीं पाता है तो क्लोटिंग हो नहीं पाता है। ड्यू टू दिस इन एन अफेक्टेड इंडिविजुअल सिंपल कट विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, एंड उसके लिए फैटल हो जाता है। मतलब एक सिंपल कट भी क्या है, उसके लिए फैटल हो जाता है। द हेट्रोजाइगस फीमेल, जिसे कैरियर बोला गया, जो अभी जिंदा है, उसके पास एक जो है डोमिनेंट एलील है, दूसरा रेसेसिव एलील है। फॉर हीमोफीलिया में ट्रांसमिट द डिजीज टू द सन, और इससे क्या हो सकता है, मे ट्रांसमिट, मतलब हो सकता है कि उसमें से डोमिनेंट वाला चला जाए, एक रेसेसिव वाला चला जाए, लेकिन डोमिनेंट रेसेसिव गया तो उस बच्चे में क्या होगा, डिजीज काज करेगा, क्योंकि मेल के पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है ना। द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकम हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर,
फीमेल का ये इस तरह का होना क्या है, एक्सट्रीमली रेयर है, ऐसा नहीं हो सकता है। बिकॉज मदर ऑफ सच फीमेल हैज़ टू बी एटलीस्ट कैरियर, मतलब कि उसके मदर को कम से कम कैरियर तो होना ही पड़ेगा, है ना। एंड द फादर शुड बी हीमोफिलिक, फादर को हीमोफिलिक होना पड़ेगा। और फादर जो है इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रह सकते हैं, है ना, क्योंकि उसमें अगर सोचिए जब तक फर्टाइल कंडीशन आएगा तब तक कि उसके शरीर में एक भी कट ना लगा हो, कभी ब्लीडिंग ना हुआ हो, और जब कभी भी ब्लीडिंग होगा तो उसके लिए फेटल हो जाएगा। अनकंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूअस उसमें क्या होगा, ब्लीडिंग होते रहेगा। तो ऐसा पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत कम है, मतलब नहीं पॉसिबिलिटी है। द फैमिली पेडिग्रीज of Queen Victoria. The family pedigree of Queen Victoria show a number of hemophilic descendants as shown in the carrier of this disease. मतलब कि क्वीन विक्टोरिया जो है, अब क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में ये डिजीज देखा गया है, क्योंकि वो जो है इस डिजीज के लिए क्या है, कैरियर है। ठीक है, अब हमने देखा दो सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज के बारे में, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। ठीक, अब हम लोग देखेंगे सिकल सेल अनीमिया के बारे में। सिकल सेल अनीमिया के बारे में जो क्या है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है, जो क्या है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है। तो ट्रांसफर टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट आर कैरियर्स फॉर द जीन ऑफ हेटेरोजाइगस। ठीक है, अभी हमने देखा कलर ब्लाइंडनेस या फिर हीमोफीलिया में, तो ये बाहर से चीजें दिख रही थी ना, कि मतलब कि ऐसे मैटिंग करवाना, है ना, ह्यूमनली की एक को कलर ब्लाइंडनेस है, फादर को, मेल को, फीमेल को भी कलर ब्लाइंडनेस है, तो हम लोग जैसे मैरिज से पहले इस चीज का ध्यान रखते हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ दिस दिस थिंग ना कम हो। ठीक है, बट जो अंदर अंदर ही हो रहा है, जैसे सिकल सेल एनीमिया, उसका कोई इफेक्ट बाहर शो नहीं हो रहा है। ठीक, और वो नॉर्मली पता नहीं चलता है। तो उसमें क्या होता है कि जब दोनों कपल जो है, ट्रांसफर ऑफ ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट आर कैरियर फॉर द जीन और हेट्रोजाइगस, जब दोनों जो पेरेंट्स होंगे वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे, मतलब कि उन्हें पता नहीं है कि वो कैरियर है। ठीक है, और दोनों के बीच में मैटिंग हो गया, तो अब जो प्रोजेनी होगा उसमें पॉसिबिलिटी है कि जो बच्चे जन्म लेंगे, पॉसिबिलिटी है कि उसमें क्या होगा, दोनों के दोनों रिसेसिव कैरेक्टर किसी प्रोजेनी में पहुंच जाए। और जब ये रिसेसिव कैरेक्टर दोनों प्रोजेनी में, दोनों के दोनों रिसेसिव कैरेक्टर ट्रेड्स अगर प्रोजेनी में पहुंच गया, तो वहां पे ये क्या होगा, ऑटोजोमल रिसेसिव सिकल सेल एनीमिया का क्या होगा, डिजीज शो करेगा। द डिजीज इज कंट्रोल बाय सिंगल पेयर ऑफ एलील्स, पेयर ऑफ एलील से कंट्रोल हो रहे हैं। यहाँ पे एलील का नाम क्या है, HBA HBS, है ना, ये क्या है, कैरियर है। ये दो एलील है। ठीक है, अगर नॉर्मल पीपल है तो उसमें इस जीन का जो है एलील है वो क्या होगा, HBA और HBA एलील होगा। और वहीं पे जब हम बात करेंगे, ठीक है, कैरियर का, तो HBA HBS होगा, और डिजीज का बात करेंगे तो HBS HBS। हेट्रोजाइगस HBA HBS इंडिविजुअल्स अपीयर अपेरेंटली अनअफेक्टेड। जो HBA और HBS है ना, वो बाहर से देखने में अनअफेक्टेड लगते हैं, उसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं लगते हैं। दे आर कैरियर ऑफ द डिजीज, वो क्या है, ये डिजीज का कैरियर है ना, ढोता है उस डिजीज को। एंड देर इज 50% पॉसिबिलिटी टू ट्रांसमिट द अफेक्टेड जीन टू द म्यूटेंट जीन, अफेक्टेड जीन को ट्रांसफर करने का 50% चांसेस यहाँ पे है, जिससे क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं द डिफेक्ट इज काउज्ड बाय सब्स्टिट्यूशंस ऑफ ग्लूटामिक एसिड, जिससे क्या होता, ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन होता था। ये किसका बात कर रहा है, mRNA का बात कर रहा है। ठीक है, mRNA में जो कोडोन का फॉर्मेशन हुआ था, जिससे क्या हुआ, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, तो जो ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहे थे ना, अब उसमें पॉइंट म्यूटेशन के वजह से क्या हुआ कि वैलिन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, बीटा 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 ग्लोबिन के 6th पोजीशन पे पहले ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहे थे, जो कि नॉर्मल जीन था। अब वहां पे क्या हो रहा है कि वैलिन का फॉर्मेशन हो रहा है, एमिनो एसिड ही चेंज हो गया, है ना। वैलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। द सब्स्टिट्यूशंस ऑफ एमिनो एसिड इन ग्लोबिन प्रोटीन रिजल्ट ड्यू टू द सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन एट द 6th कोडन ऑफ द बीटा ग्लोबिन जीन फ्रॉम GAG से GUG
का फॉर्मेशन होता था, और ये GAG जो है वो ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन करता था, और GU जो है जो वैलिन का फॉर्मेशन करता था। और यहाँ पे सिंपल बताया गया कि ये पॉइंट म्यूटेशन है, जो पहले GAG था अब वो GUG में बदल गया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं बाय द हेल्प ऑफ पिक्टोरियल डायग्राम्स। यहाँ पे नॉर्मल HbA जीन है, जहाँ पे GAG और GTC है। ठीक है, और ये क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड है। ठीक है, और ये क्या है, एंटी कोडिंग या ये कोडिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, और इसी के जैसा mRNA का फॉर्मेशन होगा। तो mRNA क्या है, GAG। अब उसमें क्या होगा, ग्लूटामिक एसिड से उससे का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन सिकल सेल एनीमिया जो HbS है, वहाँ पे क्या होगा, GTG हो जाएगा, किसमें, DNA के कोडिंग सीक्वेंस में। और GTC का जो mRNA बनेगा वो क्या बनेगा, GUG का फॉर्मेशन होगा, और वो कैसा होगा, सिकल सेल एनीमिया के जैसे, उससे क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया का फॉर्मेशन होगा। द म्यूटेंट हेमोग्लोबिन्स मॉलिक्यूल्स अंडरगोज पॉलीमराइजेशंस, है ना, मतलब कि ऐसे तो नॉर्मल रहेगा वो, ठीक, लेकिन जब ऑक्सीजन का टेंशन होंगे, ठीक है, लो ऑक्सीजन टेंशन, मतलब कि उस समय ऑक्सीजन जो है वो अगर कम होंगे, ठीक है, तो जो भी म्यूटेंट है ना हीमोग्लोबिन है, जो भी म्यूटेंट हीमोग्लोबिन है वो क्या करेगा, पॉलीमराइज होगा, एक दूसरे से ज्वाइंट होगा, एंड चेंज इन शेप, और अपने शेप में बदलाव लाएगा, फ्रॉम बाय कनकेव डिस्क टू इलोंगेटेड सिक्कल लाइक स्ट्रक्चर्स, मतलब बाय कनकेव डिस्क से वो कैसा हो जाएंगे, इलोंगेटेड हो जाएंगे, सिक्कल लाइक शेप में आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग एक दूसरा डिजीज है ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट्स का, जिसका हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, लेकिन एक बार और फिर देखेंगे, जिसका नाम है फिनाइल कीटोन यूरिया। ठीक है, फिनाइल कीटोन यूरिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दिस इनबॉर्न ईरर, है ना, ये जन्म से ही एक ईरर है, और जितने भी ये जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर है, वो जन्म से ही होते हैं। दिस इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म्स, और ये किसमें, मेटाबॉलिज्म के अंदर डिसऑर्डर आ जाता है इसमें। ठीक है, इज ऑल्सो इनहेरिटेड एज ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट्स, है ना, ये क्या होता है, ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं। द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स लेक द एंजाइम टू कन्वर्ट फिनाइलएलानिन इनटू टायरोसिन्स, है ना, कार्बोक्सिलेज यहाँ पे होता है, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है यहाँ पे। ठीक है, और जो क्या करता है, फिनाइलएलानिन को टायरोसिन में बदलता है, क्या करता है, फिनाइलएलानिन को टायरोसिन में बदलता है। लेकिन अगर ये हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, उसका जीन डिफेक्टेड है, तो हाइड्रोक्सिलेज तो बनेगा नहीं। ठीक, उससे क्या होगा, एज ए रिजल्ट फिनाइलएलानिन एक्यूमुलेट, फिनाइलएलानिन जो हम बॉडी में ले रहे हैं, जो एसेंशियल एमिनो एसिड है, बॉडी में इंटेक हो रहा है, वो एक्यूमुलेट होगा एंड कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव। वो क्या होगा, फिनाइल पायरुविक एसिड या फिर अदर डेरिवेटिव, उससे कुछ और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और वो क्या होता है, एक्यूमुलेशंस ऑफ दिस इन द ब्रेन रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डेशन, और ये जब ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं ना, तो उससे मेंटल रिटार्डेशंस होते हैं। दे ऑल्सो एक्सक्रीट थ्रू यूरिन, और ये यूरिन से बाहर भी आता है, बिकॉज इट्स प्रॉपर बिकॉज इट्स पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी, और इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है किडनी के द्वारा नहीं होता है, यानी पुअर एब्जॉर्प्शन होता है, जिस वजह से ये क्या होते हैं, यूरिन में भी पास आउट होते हैं। इसके बाद हमारे पास है एक डिजीज, थैलीसीमिया डिजीज, और ये भी क्या है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है। ठीक है, थैलीसीमिया, थैलीसीमिया क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, लिंक्ड डिजीज है, जिसमें क्या होता है, डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, है ना, व्हेन बोथ पेरेंट अनअफेक्टेड कैरियर फॉर द जीन फॉर हेटेरोजाइगस। और ये डिजीज जो है ना, ये भी डिजीज जो होता है, जब दोनों पेरेंट्स अनअफेक्टेड है, मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशंस में हैं, तब जाके प्रोजेनी में ये डिजीज आएंगे। ठीक है, तब जाके ये डिजीज प्रोजेनी में आएंगे। The defect could be due to the either of mutations or deletions, है ना, ये इफेक्ट जो है वो या तो क्रोमोसोम डिलीट हो जाए, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस, है ना, तो या तो म्यूटेशन हो जाए उसमें, सिंगल जीन म्यूटेशंस, या फिर फ्रेम शिफ्ट हो जाए, डिलीशंस हो जाए। ठीक है, which ultimately result in reductions of rate of synthesis of one of the globin chains alpha and beta that makes up of hemoglobin। अल्फा एंड बीटा चेन से क्या होता है, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, और अगर इसमें, है ना, म्यूटेशन हो जाए या फिर डिलीशन हो जाए, तो उससे क्या होता है, थैलीसीमिया होने की पॉसिबिलिटी है। और जब दोनों पेरेंट जो है ना हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो उस समय।
दिस काउज द फॉर्मेशंस ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, और इससे क्या होता है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है, मोलिक्यूल रिजल्टिंग इनटू एनीमिया विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजीज। और इस डिजीज में एनीमिया होना तो बनता ही बनता है, क्योंकि आरबीसी का प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, प्रोडक्शन तो हो रहा है बट अच्छे से नहीं हो रहा है, डिफेक्टेड आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो एनीमिया तो बनेगा ही बनेगा, एनीमिया तो होगा ही होगा। थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स इज अफेक्टेड। थैलेसीमिया को क्लासीफाई कर सकते हैं कि कौन से चेन है जिसके वजह से क्या हो रहा है, कि कौन सा थैलेसीमिया हो रहा है। तो इस थैलेसीमिया को हम लोग डिवाइड करते हैं किसमें, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। तो अब हम लोग बात करेंगे अल्फा थैलेसीमिया के बारे में। अल्फा थैलेसीमिया क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। इसमें अल्फा ग्लोबिन चेन जो है उसका बनना जो है वो इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल बाय द टू क्लोजली लिंक्ड जीन, कंट्रोल बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन, है ना, लिंकेज का बात यहाँ पे हो रहे हैं, तो दो लिंक जीन जो हैं, ठीक है, उससे ये क्या होता है, कंट्रोल होते हैं, जिसका नाम रखा गया है HBA1 और HBA2 ऑन द क्रोमोजोम नंबर 16। और ये दोनों जीन कहाँ पे अवेलेबल है, क्रोमोजोम नंबर 16 पे अवेलेबल है। कौन, HBA1 और HBA2, A2 ऑफ ईच पेरेंट, दोनों पेरेंट में होते हैं। इट इज ऑब्जर्व ड्यू टू द म्यूटेशंस और डिलीशन ऑफ वन और मोर ऑफ द 4 जीन। अभी हमारे पास क्या है, 4 जीन है, क्योंकि 4 क्रोमोजोम्स हो गए, ठीक है, 2 क्रोमोजोम पे 2 पोजीशन है ना, कि तो 4 जीन हो गए, इसके लिए 4 एलील हो गए। अब इसमें से जितने खराब होंगे, है ना, जितने जीन डिफेक्टेड होंगे उसके अनुसार से ये क्या होंगे, म्यूटेशन होंगे। मोर जीन अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस, जितने जीन इफेक्टेड होंगे उतने कम जो है वो अल्फा अल्फा जो होंगे ग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होंगे वो प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग बीटा थैलेसीमिया का। तो बीटा थैलेसीमिया क्या है, प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन जो है अफेक्टेड होंगे। बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल बाय सिंगल जीन्स HBB, है ना, ऑन द क्रोमोजोम्स नंबर 11, ठीक है, ये किस पे प्रेजेंट होता है, 11 पे प्रेजेंट होता है, ऑफ ईच पेरेंट एंड अकर ड्यू टू म्यूटेशंस ऑफ वन और बोथ जीन। और इसमें क्या होता है, म्यूटेशंस और म्यूटेशंस के वजह से होते हैं, एक या दोनों जीन के म्यूटेशन के। थैलेसीमिया डिफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया जो होते हैं डिफर करते हैं सिकल सेल एनीमिया से, क्योंकि उसमें भी एनीमिया हो रहे थे, उसमें भी आरबीसी के ही कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो रहे थे। इज द फॉर्मर, यानी थैलेसीमिया का बात करें, इज द क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, ये क्या है, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। 6 जीन इसमें इन्वॉल्व है, और 6 में से जितने अच्छे होंगे उतने अच्छा यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शंस होगा हीमोग्लोबिन का, और जितने खराब होंगे, मतलब कि ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। बट लेटर यानी कि सिकल सेल एनीमिया इज क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम्स ऑफ द सिंथेसाइजिंग द इनकरेक्टली फंक्शनल ग्लोबिन, मतलब कि बाद वाला जो है वो क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉब्लम्स है, और इनिशियल जो है वो क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम्स है। अब हम इसे याद कैसे करेंगे, जैसे अल्फा लिखेंगे, है ना, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। तो यहाँ पे अल्फा चेन जो होता है उसमें 141 एमिनो एसिड होता है, और बीटा चेन में 146 एमिनो एसिड होता है, और यहाँ पे क्रिस क्रॉस करके 4 को कट करेंगे, ठीक है। तो अल्फा थैलेसीमिया क्या होगा, 16 नंबर क्रोमोजोम पे होगा, और बीटा थैलेसीमिया जो होगा वो 11 नंबर क्रोमोजोम पे होंगे, ठीक है। अल्फा थैलेसीमिया जो होते हैं HBA1, है ना, इसमें क्या होता है, अल्फा थैलेसीमिया में देखिए यहाँ पे अपने आप को ये डिवाइड कर रहा है अल्फा में, ठीक, आप ऐसे याद कर सकते हो। इसमें क्या होगा, 2 होंगे, HBA1 HBA2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो मेंडेलियन डिसऑर्डर खत्म होता है। एनसीईआरटी में इतना ही दिया, बाकी और भी मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं, ठीक है, और अगले स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है। तब तक के लिए ओके, बाय।